नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, लेट अस रिवाइज। Till the last chapter, we studied the sovereign states in the international system, India's foreign policy and India's defense system. देखिए पिछले चैप्टर्स में हमने क्या क्या सीखा। इंटरनेशनल सिस्टम कैसी है, यानी यूनाइटेड नेशंस वगैरह, भारत की विदेश नीति कैसी है, फॉरेन पॉलिसी, भारत की सुरक्षा नीति कैसी है, इसके बारे में हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में वगैरह। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में हम कुछ प्रमुख वैश्विक समस्याओं के बारे में हम सीखने वाले हैं। सम प्रॉब्लम्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन कंट्री, दे अफेक्ट मेनी कंट्रीज एंड इवेंचुअली ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ समस्याएं जो होती है, वो केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती, वो बहुत से देशों तक यानी वो प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली वो पूरे दुनिया को अफेक्ट करती है। दीज प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द होल वर्ल्ड आर कॉल्ड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। तो ऐसी जो समस्याएं हैं जो बहुत से देशों को प्रॉब्लम दे रही है, उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। In order to solve these international problems, all nations need to make joint efforts। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत से देशों को एक साथ मिलजुल कर परस्पर सहयोग करके वो समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। In this chapter we shall therefore study problems related to human rights, environment and terrorism। तो इसमें हम मुख्यतः क्या सीखने वाले, मानवाधिकार से रिलेटेड समस्याएं, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, फिर पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं, पोल्यूशन वगैरह, फिर टेररिज्म जो है, इंटरनेशनल टेररिज्म, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। इवन द क्वेश्चंस ऑफ रिफ्यूजीज आर नाउ एज्यूमिंग ग्लोबल प्रोपोर्शंस। रिफ्यूजीज यानी क्या होता है कि एक देश से उन निर्वासित जिन्हें कहते हैं, एक देश के नागरिकों को उनके इच्छा के बिना अगर अपना देश छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में सेटल होना पड़ता है, उन्हें उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, तो फोर्सफुली अगर उन्हें मूव करना पड़ता है तो उससे उन्हें रिफ्यूजीज कहते हैं। Hence we shall consider this issue as well। तो ये समस्या भी काफ़ी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, तो इस समस्या को भी हम सीखेंगे। Human rights। The concept of human rights has emerged from the concept of natural rights। जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, नैसर्गिक जो अधिकार होते हैं, मनुष्य को पैदा होने के बाद ही जो मिलते हैं, जन्म से ही मिलते हैं, उन अधिकारों को ह्यूमन राइट्स कहते हैं। हर एक मनुष्य का अधिकार है वो। Natural rights are those rights that are endowed with because we are born as human beings। हम जब जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, एज ए ह्यूमन बीइंग जब पैदा होते हैं हम, तभी से हमें ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ये हर मनुष्य का मुख्य बेसिक अधिकार होता है। In the same vein, human rights are those rights that are necessary for living as a human being and as a constituent of society। मनुष्यों को जो पैदाइशी जन्मतः जो अधिकार मिलते हैं और उन्हें समाज में रहने के लिए जो अधिकार होते हैं, उन्हें कहते हैं ह्यूमन राइट्स। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस प्रोक्लेम्ड लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस एज ह्यूमन राइट्स। जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई 1788 में, 1779 में वगैरह, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो उसी के बाद हुई 1790s में, तो इन दो रिवॉल्यूशंस में डिक्लेयर किया गया उनके रिवॉल्यूशंस में कि स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुभाव, यानी सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है एक दूसरे के ब्रदर्स है, फिर जस्टिस, न्याय सभी को मिलना चाहिए। ये जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स उन्होंने डिक्लेयर किए। हालांकि हमारे देश में तो बहुत पुरातन काल से ये सभी अधिकार दिए गए थे सभी नागरिकों को, तो हमारे लिए ये नई बात नहीं थी। लेकिन उनके यहाँ काफ़ी, इवन जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था तब 1960s तक इक्वालिटी तो कहने के लिए ही था, वहाँ पर ब्लैक्स को कोई भी अधिकार नहीं थे। फिर 1857 1860s तक वहाँ पर स्लेवरी की जाती थी, यानी ब्लैक्स को गुलाम बनाया जाता था।
तो ऐसे था, वो सिर्फ जो थे वाइट्स के लिए थे ये सारे अधिकार जो दिए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय वगैरह। तो बाद में ये लागू किए गए, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से ही है। The idea that in order to realize these rights, a democratic form of government is essential was strengthened। तो ये जो अधिकार है वो लागू करने के लिए मुख्यतः लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक होता है, ये डिसाइड किया गया। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए जो इन अधिकारों को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है, उनकी केयर करता है। आफ्टर दैट सेवरल यूरोपियन नेशंस एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली बहुत से यूरोपीय देशों ने और बाकी भी देशों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक शासन पद्धति और संविधान अपना लिया। दिस ब्रॉड लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इसके कारण देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में शासन को, गवर्नमेंट को असीमित अधिकार नहीं होते, अनलिमिटेड अधिकार नहीं होते, उनके अधिकारों पर भी मर्यादा होती है। यानी वो जो चाहे वो किसी को भी मार नहीं सकते, किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते, उनको भी उनके अधिकारों पर भी मर्यादा होती है। तो ये नागरिकों की अधिकारों का रक्षा करने के लिए उनके अधिकारों पर मर्यादा होती है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट केम टू बी अंडरस्टूड टू बी द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। जो नागरिक है देश के, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई। स्टेट यानी यहाँ पर राज्य ऐसा अर्थ नहीं होता, राज्य संस्था ऐसा अर्थ होता है। स्टेट के कई सारे मीनिंग है। स्टेट यानी जो हमारे राज्य है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ये ऐसा भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब अलग है। स्टेट यानी जो राज्य संस्था होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो एक अरेंजमेंट बनाई जाती है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स में चीफ मिनिस्टर होंगे, राष्ट्र के प्रमुख जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, ये सब जो अरेंजमेंट है उसे कहते हैं स्टेट। तो स्टेट का ये काम है, ये कर्तव्य है कि राज्य संस्था का ये कर्तव्य है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये प्रमुख कर्तव्य है। राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो मानवाधिकार है उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसा राइज हुआ, ये देखते हैं। आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टेब्लिश्ड, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज प्रिपेयर्ड। जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई तब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का डिक्लेरेशन किया गया, घोषणा की गई। It was adopted in the United Nations General Assembly by a majority vote on 10th of December 1948। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में ये रिजोल्यूशन पास किया गया कि ह्यूमन राइट्स सभी को लागू होते हैं, सभी देशों ने इसको लागू करना है। Later in 1966, the United Nations General Assembly adopted the International Covenant on Civil and Political Rights, that is ICCPR, एंड इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट, ये प्रिंट मिस्टेक है, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दैट इज ICESCR। देखिए, यानी क्या किया गया, यूनाइटेड नेशंस में 1966 में इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी नागरिक अधिकार और राजनैतिक अधिकारों के लिए एक लीगल एग्रीमेंट, कॉन्वेनेंट यानी लीगल एग्रीमेंट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है या लीगल एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, उसका मतलब है कॉन्वेनेंट। तो ये पास किया गया। और दूसरा भी एक कॉन्वेनेंट पास किया गया एग्रीमेंट, जो है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। यानी एक देश के, किसी भी देश के नागरिक को उसकी संस्कृति का, उसके कल्चर का प्रिजर्वेशन करने का अधिकार है, उसे समाज में रहने का अधिकार है, और इकोनॉमिक अधिकार यानी आर्थिक अधिकार, उसे सही तरीके से पैसा कमाने का भी अधिकार है। These two covenants are a part of international law। ये जो है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय नियम, अधिनियमों के हिस्सा है ये। मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर बाउंड टू ऑब्जर्व देम। जो भी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य है उन पर यह बंधनकारक है कि वो इसका पालन करें। ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द इम्पोर्टेंट राइट्स टू लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ह्यूमन राइट्स में कौन से अधिकार आते हैं? राइट टू लाइफ यानी जीवित रहने का अधिकार, सम्मान पूर्वक तरीके से। फिर फूड प्राप्त करने का अधिकार,
वस्त्र यानी कपड़े प्राप्त करने का अधिकार, शेल्टर यानी अपने लिए घर बनाने का अधिकार, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, और हेल्थ बेटर हेल्थ जो है रहने का अधिकार. द स्टेट हैज़ टू सी टू इट दैट दीज राइट्स आर अवेलेबल टू एवरीबडी. तो ये देश के किसी भी देश के राज्य संस्था की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को ये सारे अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं. ठीक है. The question of human rights was raised in United Nations General Assembly on several occasions during the Cold War period. तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ह्यूमन राइट्स पर, मानवाधिकारों पर कई बार प्रश्न किए गए हैं. पर्टिकुलरली कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के पीरियड में, जब जो 1945 से लेकर 1990s तक का पीरियड था, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान. इसके बारे में अगर आपको जानना है तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर के वीडियोस आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के. ठीक है. फिर रेशियल सेग्रीगेशन इन अफ्रीका वाज सेड टू बी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड हेंस इट वाज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द रेजिम देयर. देखिए, साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पर ऐसी परिस्थिति थी कि वहाँ पर जो जनता थी, आम लोग जो थे वो ब्लैक थे और जो रूलिंग क्लास था वो वाइट थे. तो वो वाइट लोग जो थे वहाँ पर वो बहुत भेदभाव करते थे. उनके साउथ अफ्रीका के टीम में भी, क्रिकेट टीम में ब्लैक्स को अलाउड नहीं था एंट्री लेना. तो ये अभी ऐसे भेदभाव के कारण उन पर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने ये डिसाइड किया कि उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए. उनके क्रिकेट टीम के साथ कोई नहीं खेलता था, उन्हें अलाउड नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए. तो उन्होंने बाद में ये सब कानून बदल दिए और वहाँ पर ब्लैक और वाइट के बीच में अच्छे संबंध बनाए, उनको अधिकार दिए गए ब्लैक्स को, और इसके कारण उनको बाद में अधिकार मिले. फ्रीडम ऑफ कॉलोनीज एंड इंसिस्टेंस ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम कुड बी साइटेड एज एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम. तो जो भी कॉलोनीज है, यानी अगर किसी देश ने, जैसे ब्रिटेन ने हमारे देश पर कब्जा किया था, उसी तरीके से अगर कोई देश दूसरे देश पर कब्जा कर रहा है तो वो भी छोड़ना होगा कब्जा. और डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी जहाँ हो वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. इन मॉडर्न टाइम्स प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेररिज्म आर जियोपार्डाइजिंग ह्यूमन राइट्स ऑन अ लार्ज स्केल. आज के समय में जो है क्या रेसिज्म, जैसे नस्लवाद जिसे कहते हैं, कलर के आधार पर भेदभाव करना, ब्लैक वाइट ब्राउन वगैरह. उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं देशों के, उनके झगड़ों के कारण भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है. टेररिज्म के कारण कई सारे निरपराध लोग जो है, बेगुनाह लोग, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो ये भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है. तो ये जो प्रॉब्लम्स है उनके कारण ह्यूमन राइट्स का जियोपार्डाइजिंग यानी वायलेशन होता है बहुत बड़ी मात्रा में. Apart from this, the concept of human rights has broadened due to several issues of global nature like contagious diseases, the threat to environment, natural disasters, etc. अभी मानवाधिकार जो उसका सीमा है वो काफ़ी ब्रॉड हो चुकी है. वो ऐसे समस्याओं के लिए भी बोला जाता है जैसे कॉन्टेजियस डिसीजेज, जैसे अभी कोरोना का डिसीज़ है, वो भी मानवाधिकार से रिलेट किया जा सकता है. फिर थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अगर कोई देश बहुत कर रहा है तो उसका जो बैड इफेक्ट्स है, इल इफेक्ट्स है, वो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ पर ही होने वाले हैं. तो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है ये. फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप हो, वोल्केनो इरप्शन हो, बाढ़ हो, उसके कारण भी मानवों पर संकट आता है. ह्यूमन राइट्स टुडे ऑल्सो इंक्लूड गोल्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इसमें क्या आता है ह्यूमन राइट्स में? ये भी आता है कि एनवायरनमेंट की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पोल्यूशन ना करना अधिक, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत रिच हो रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कुछ लोग बहुत रिच हो रहे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब रह रहे हैं, तो इससे सस्टेनेबल डेवलप नहीं कहते. अंत्योदय नाम की एक कंसेप्ट है हमारे देश में, पुरातन हमारे शास्त्रों में. अंत्योदय यानी क्या? अंतिम व्यक्ति का भी उदय होना, यानी जो लास्ट पर्सन है, जो सबसे निचले लेवल पर जो पर्सन है, उसको भी उसके सारे सुख सुविधाएं प्राप्त होना, उसे कहते हैं अंत्योदय. इसे, और ये जो
उसे प्राप्त करना यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना। तो सभी लोगों का विकास करना, ना केवल कुछ लोगों को बहुत रिच करना और बाकी लोगों को गरीब ही रखना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये भी आता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना डेवलपमेंट करना, पोल्यूशन किए बिना डेवलपमेंट करना, तो ये भी आता है। डू यू नो देयर आर 30 आर्टिकल्स इन द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। टोटल 30 अनुच्छेद है, 30 आर्टिकल्स है यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। देर आर अ फ्यू आर्टिकल्स अबाउट सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार यानी नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसके बारे में भी कुछ डिक्लेरेशंस है, आर्टिकल्स है इसमें यूनाइटेड नेशंस के। Similarly, there are provisions of economic rights like right to work and equal pay for work। और भी आर्थिक अधिकार है, जैसे right to work यानी हर किसी को अपनी रोजगार पैसे कमाने के लिए काम करने का अधिकार है। फिर हर किसी को इक्वल पे मिलना चाहिए, यानी उनमें स्त्री या पुरुष, ब्लैक या वाइट ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हर किसी को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, एक काम के लिए जो एक काम है उसके लिए सेम पेमेंट मिलना चाहिए सभी को। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेंबर नेशंस शुड एक्सटेंड सिविल राइट्स टू सिटीजन्स। यहाँ पर यह अपेक्षित किया गया है कि जो भी सदस्य देश है यूनाइटेड नेशंस के, उन सभी को ये नागरिक अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसा कहते तो है लेकिन बहुत से देशों में अभी तक ये नहीं है। जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो उनके वहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशन होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता वहाँ पर, फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं होता। जस्ट लाइक द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 20 नवंबर 1959 अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वॉज प्रोक्लेम। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए गए, वैसे ही 20 नवंबर 1959 को डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अधिकार भी घोषित किए गए। ठीक है। ह्यूमन राइट्स एंड इंडिया, मानवाधिकार और भारत। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन द प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में क्या किया गया है, जो मानवाधिकार है जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, इनको फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी अधिकार का दर्जा दिया गया है। यानी हर किसी का, हर भारतीय व्यक्ति का इस पर अधिकार है, ऐसा घोषित किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शंस लाइक वुमेन एंड माइनॉरिटीज टू द गवर्नमेंट अलोंग साइड दैट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में तो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशन तो यानी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा देश, इतने डाइवर्सिटी वाला देश संभालना आसान काम नहीं है। तो इन सभी को, सभी बहुत वैरायटी ऑफ पीपल है हमारे यहाँ, बहुत से जातियों के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। तो उन सभी को संभाल कर चलने के लिए एक हेल्दी, सशक्त कॉन्स्टिट्यूशन होना आवश्यक होता है। तो जो हमारी है ये प्रूव हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक 3 बार बदली जा चुकी है। हमारी के पहली ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इतनी स्ट्रांग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बताया गया है कि जो वीकर सेक्शंस है समाज के, कमज़ोर तबके जैसे महिलाएं हो या माइनॉरिटीज़ हो, अल्पसंख्यक भाषिक हो या धार्मिक हो, जो भी हो, उनके अधिकारों की रक्षा करना शासन का, सरकार का मुख्य कर्तव्य है। In 1993 the Human Rights Protection Act was passed। 1993 में मानवाधिकार संरक्षण का अधिनियम, कानून पास किया गया। ठीक है। As per this law the National Human Rights Commission and the State Human Rights Commissions were established। तो ये जो है देश में कहीं पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है क्या, वायलेशन हो रहा है क्या ह्यूमन राइट्स का, ये देखने के लिए, उस पर देखरेख नज़र रखने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय सतह पर एस्टेब्लिश किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राज्य के लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई। द ह्यूमन राइट्स कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग cognizance of the complaints regarding violation of human rights and take appropriate action regarding such violations। तो ये जो मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो जिम्मेदार है किन बातों के लिए, वो उनका सभी देश पर नज़र होती है, क्या किसी को भेदभाव झेलना पड़ रहा है, क्या किसी के मानवाधिकार, किसी के मुख्य प्रमुख जो बुनियादी अधिकार है, बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा, उन पर सारी नज़र रखी जाती है।
कैन यू टेल हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया करंटली? तो हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भारत का, उसके जो प्रमुख है वो है जस्टिस HL दत्तू। जस्टिस HL दत्तू वो है हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, प्रमुख। अभी ये देखते हैं, लेट अस डू इट। A few issues have been given here, classify them into two groups, national and international issues. यहाँ पर कुछ समस्याएं दी गई है, उनमें से हमें पहचानना है कि कौन सी राष्ट्रीय समस्याएं हैं और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं। तो देखिए, एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस यानी कमज़ोर जो समाज है किसी देश में, तो उनको स्ट्रेंथन करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये कौन सी किसकी समस्या है? अंतर्राष्ट्रीय समस्या है या राष्ट्रीय समस्या है? तो ये नेशनल इशू है, राष्ट्रीय समस्या है। फिर लैक ऑफ पब्लिक हाइजीन यानी टॉयलेट्स को बनाना वगैरह, ये भी नेशनल प्रॉब्लम है। देखिए, जब 2014 में हमारी करंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होने से पहले 2014 तक हमारे देश में केवल 35% ऑफ द पीपल वेर हैविंग टॉयलेट्स। केवल 35% लोगों के पास ही टॉयलेट की सुविधा थी। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि सरकार ने 100% टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये नेशनल इशू है, लैक ऑफ पब्लिक हाइजीन। फिर टेररिज्म जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रैफिक जाम ये नेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड्स वगैरह बनाना ये तो गवर्नमेंट का काम है, देश के या स्टेट के। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है ये नेशनल चैलेंज है, इशू है। सेसेशनिज्म यानी क्या? अलगाववाद। जैसे कोई एक देश का हिस्सा अगर अलग होना चाहता है देश से और नया देश स्थापन करना चाहता है, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर था, जो पाकिस्तान बैक टेररिस्ट के साथ मिलकर वहाँ के टेररिस्ट ये मांग करते थे कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाए भारत से। तो इसे कहते हैं सेसेशनिज्म। तो अलगाववाद जिसे कहते हैं, अलग होने का समस्या। तो ये नेशनल समस्या है। अभी तो जब से यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है तब से ये समस्या जम्मू कश्मीर में काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो है मानवाधिकारों का हनन, ये इंटरनेशनल समस्या है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो कम होता जा रहा है पोल्यूशन के कारण, ये तो किसी एक देश की सीमा देखकर कम नहीं होता, ये तो पूरे विश्व में होता है। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, गरीबी और अशिक्षा, ये नेशनल समस्या है। नेशनल गवर्नमेंट को ये सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सिक्योर एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण। In the present times, the concept of human rights has become broader and it is increasingly being accepted that secure environment is an important human right. सुरक्षित वातावरण होना, सुरक्षित पर्यावरण होना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानवाधिकार माना जाता है, क्योंकि ये सभी मानवों के हित में है कि पोल्यूशन ना हो, उनको अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, प्योर। At the international level, the awareness and need of saving environment was expressed in 1970. तो environment को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर 1970 में की गई। हमारे यहाँ तो कल्चर ही है, हम तो वृक्षों की, पेड़ों की पूजा करते हैं, उनको संभालते हैं, प्राणियों की पूजा करते हैं, उनको संभालते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो कल्चर ही है हमारे। The experts studying the environment believed that due to industrialization on a large scale and the increasing need for energy has endangered the environment. तो अभी क्या एहसास होता जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, बहुत ज़्यादा कारखाने बनाने के कारण, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाए, जैसे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं जिसमें से काफ़ी धुआं निकलता है इलेक्ट्रिसिटी के इसमें से, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। दीज एक्टिविस्ट सेलिब्रेटेड द फर्स्ट अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल 1970। पहली बार अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस जिसे कहते हैं, तो वो मनाया गया पहली बार 22 अप्रैल 1970 को। तब से हर वर्ष मनाया जाता है।
chemical fertilizers and pesticides used in agriculture, sound pollution due to vehicles, radiation from nuclear reactors, oil leakages or leakages of chemical gases make the environment unsafe and create various problems. तो इसमें क्या आता है environmental problems में? chemical fertilizers, जो आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका ओवर यूज करने के कारण क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है, ज़मीन इनफर्टाइल हो जाती है धरती। फिर पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने के कारण रिवर्स पोल्यूट हो जाती है, इवन सॉइल पोल्यूशन भी होता है। फिर साउंड पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा अगर आप हॉर्न बजा रहे हैं ये भी बुरी बात है, उसके कारण सिर दर्द होता है, बहुत सी समस्याएं होती है। फिर कारखानों का आवाज़ होता है, बहुत से मशीन्स के आवाज़ होते हैं, तो ये भी साउंड पोल्यूशन में आता है। फिर रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उसके कारण जो रेडिएशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, और वो हार्मफुल होते हैं रेडिएशंस, उसका काफ़ी बुरा परिणाम होता है ह्यूमन पर। फिर ऑयल लीकेजेस, यानी अगर समझिए कि एक ऑयल कैरिंग जहाज़ है, ऑयल कैरी करने वाला एक देश से दूसरे देश में जहाज़ में कैरी किया जा रहा है और वो जहाज़ डूब जाता है समझो, तो वो ऑयल सारा समुद्र के सतह पर फैल जाता है, उसके कारण ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाता समुद्र में। उसके कारण क्या होता है, जो समुद्र में प्राणी हैं और जो वनस्पति है, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, उसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। उनके डेड बॉडीज़ के कारण पोल्यूशन बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, लीकेजेस ऑफ केमिकल गैसेस, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, पॉइजनस गैसेस लीक होते हैं कई बार फैक्ट्रीज में से, उसके कारण डेथ्स होती है कई बार। तो ये एनवायरनमेंट के लिए अनसेफ है और उससे कई सारी समस्याएं निर्माण होती है। As a result of this awareness, the question of environmental safety began to be discussed at the international level. तो ये जन जागृति होने के कारण जो है पर्यावरण सुरक्षा ये महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सतह पर। After the wave of globalization that started in 1990, the interdependence among nations increased and therefore a need for nations to cooperate with each other emerged. तो देखिए 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, यानी सभी देशों ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, बहुत से देशों ने, और एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या हो गया, व्यापार बढ़ गया, एक दूसरे के बीच में बिजनेस बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया। तो इसके कारण इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस इंक्रीज, यानी बहुत से देशों का एक दूसरे के ऊपर अवलंबित्व यानी डिपेंडेंस बढ़ गया। इसके कारण क्या हो गया, बहुत से देश एक दूसरे के साथ सहायता करने लगे एक दूसरे का आर्थिक विकास करने के लिए। द थ्रेट टू द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय पोल्यूशन और बाय लीकेज ऑफ ऑयल और गैस डज नॉट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू वन नेशन। ये जो समस्या है, जैसे समुद्र में ऑयल का लीकेज होना या गैस का पोल्यूशन, ये किसी एक देश तक ही सीमित नहीं रहता, वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। ऑल्सो इट्स इफेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म, और ये लंबे समय तक उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं पूरे मानव जाति को। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर नेशंस टू एक्ट विथ ईच अदर्स कंसेंट एंड कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू डील विद दीज एफर्ट्स। ऐसी जो समस्याएं हैं जैसे ऑयल लीकेज हो या गैस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो वगैरह, तो इनको डील करने के लिए, इनको सुलझाने के लिए सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एक दूसरे की सहमति के साथ और एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, the visible effects of the decline of environment are extinction of species of plants and animals, decreasing fertility of soil, water shortages, fluctuations in the proportion of rainfall, global warming, drying up of rivers and lakes, pollution of rivers and seas, incidence of newer diseases, acid rain, thinning of ozone layer, etc. इसमें क्या क्या आता है पर्यावरण प्रदूषण में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है? जब एक हद से अधिक पोल्यूशन किया जाता है एक पर्टिकुलर रीजन में, तब क्या होता है, वहाँ के जो नाजुक जो डेलिकेट प्राणी होते हैं या जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं वो ये हार्मफुल इफेक्ट्स वो सह नहीं पाते। इसके कारण उनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाती है, उनकी पूरी स्पीशीज नष्ट हो जाती है, अर्थ से पूरी प्रजाति नष्ट हो जाती है। जैसे चीता जो है, चीता वो पूरे भारत में से नष्ट हो चुके हैं, अब एक भी चीता नहीं बचा भारत में। फिर डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसके कारण जो अनाज उत्पादन है वो कम हो जाता है, उसके कारण जो है भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण डेथ रेट बढ़ जाती है। फिर वाटर शॉर्टेज होता है, पानी की कमी हो जाती है। फ्लक्चुएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल, बारिश के जो
पीरियड है वो कम ज़्यादा होता है, बारिश के अमाउंट में भी कम ज़्यादा होने लगता है, उसके कारण अनाज आना कम होता है, जो क्रॉप्स होते हैं वो कम होते हैं, उनका नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे वैश्विक तापमान का बढ़ोतरी होना, ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है। फिर ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, रिवर्स ड्राई हो जाती है, कई बार लेक्स ड्राई हो जाते हैं, रिवर्स का पोल्यूशन होता है। कई बार रिवर्स में क्या होता है, उनमें फैक्ट्रीज जो है वो अपना वेस्ट वाटर छोड़ देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं समुद्रों में या नदियों में, तो उसके कारण वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं वो मर जाते हैं, उसके कारण पोल्यूशन होता है। फिर नई नई बीमारियां आती है, जैसे अभी कोरोना की समस्या से हम जूझ रहे हैं, एसिड रेन होता है, ठीक है। ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है, उसके कारण जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है सन के वो यहाँ आते हैं, उसके कारण कई सारी बीमारियां होती है, जैसे स्किन कैंसर वगैरह। तो even if some of the effects are restricted to particular nations, these problems reach global proportions. देखिए इनमें कुछ समस्याएं तो रीजनल लेवल तक रहती है, लेकिन बहुत सी समस्याएं जो है पूरे विश्व भर में फैल जाती है, कोई नहीं बच पाता उससे। ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स व्हाइल सम प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली ऑफ ग्लोबल नेचर, तो धीरे धीरे वो फैलती जाती है पूरे विश्व में। जैसे कोरोना का एपिडेमिक पैंडेमिक है वो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलता गया, और बाकी जो है जैसे ओजोन लेयर का थिन होना या ग्लोबल वार्मिंग, ये इनहेरेंटली यानी जन्मतः पैदाइशी वो पूरे ग्लोबल नेचर के होते हैं, वो पूरे विश्व को प्रॉब्लम देते हैं। लेट अस डू इट, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन नेशन। कौन से है, जैसे डैम्स के कारण समस्याएं आती है, जंगल उजड़ जाते हैं डैम्स बनाने के कारण, ये किसी देश तक ही लिमिटेड रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, अगर बहुत डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काटा जा रहा है तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं उस देश में, ठीक है। लेट अस डू इट, फाइंड आउट अबाउट पेरिस कॉन्फ्रेंस एंड कंपाइल सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। पेरिस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेरिस में एक परिषद हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी पोल्यूशन पर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। तो उस पर ये पेरिस में हुई थी, फ्रांस की जो राजधानी है वहाँ पर। तो उसके बारे में पूछा गया है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशंस, कितने देशों ने उसमें सहभाग लिया था, तो 195 नेशंस ने उसमें सहभाग लिया था। टॉपिक्स फॉर डिस्कशन क्या थे, ग्लोबल वार्मिंग, फिर एमिशंस यानी जो पोल्यूटिंग गैसेस है उसका प्रोपोर्शन कम करना वगैरह। फिर इश्यूज रेज बाय इंडिया, भारत द्वारा कौन से इश्यूज रेज किए थे, तो भारत ने ये कहा था कि जो गरीब देश है उनको तो हिस्सा लेना ही चाहिए इसमें, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो रिच कंट्रीज है जैसे अमेरिका वगैरह, यूरोपियन नेशंस हो, तो उन्होंने ज़्यादा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पोल्यूशन किया है अभी तक, तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने पोल्यूशन कम करना चाहिए, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सहायता करनी चाहिए पोल्यूशन कम करने के लिए। ये इश्यूज कुछ रेज किए थे भारत द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहली कमेंट जो पिन की हुई है वहाँ पर मैंने मेरे वीडियोस के सारे लिंक्स शेयर किए हैं, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस देख सकते हैं, या इसी सब्जेक्ट के दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।